हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज से मैं आपको 11th क्लास पढ़ाऊंगा और आज का ये वीडियो लेक्चर 11th क्लास का फर्स्ट वीडियो लेक्चर है। जो 11th क्लास के बच्चे हैं, अगर वो मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो मैं उन बच्चों से एक दो बातें शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात ये कि आपने अपने बेसिक क्लासेस में 9th की क्लासेस में केमिस्ट्री के जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को पढ़ा था, आप एक बार फिर से उन सारे टॉपिक्स को एक बार फिर से धीरे धीरे करके उसको देख लो। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 11th क्लास में उन्हीं सारे टॉपिक्स का हमको बड़े स्केल पे पढ़ना होता है, ठीक है, उसके एक्सटेंशन फॉर्म को पढ़ना होता है। तो होगा क्या कि अगर मैं आपको उस टॉपिक का एक्सटेंशन फॉर्म पढ़ाऊँगा और अगर उस टॉपिक का आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन पहले से पता है तो इससे क्या होगा कि वो नया चीज़ होगा नहीं आपके लिए, पहली बात तो ये। और दूसरी बात ये कि आपको सीखने और समझने में काफ़ी ज़्यादा सहूलियत भी होगा। तो ऐसा पहले आप लोग जाके करें। और दूसरी बात ये कि आपको कंसिस्टेंसी के साथ लगातार काम करना होगा। आप साइंस में कोई भी अगर क्वेश्चन पढ़ रहे हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, सब में आपको कंसिस्टेंसी के साथ काम करना पड़ेगा, ठीक है। और टाइम टू टाइम अपने आप को मोटिवेट भी करना है। और इसके अलावा एक मैं बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप साइंस पढ़ रहे हो तो यहाँ पे आपको सीखने की ज़रूरत है। वो 9th क्लास की जैसे जो हम लोग नोट कॉपी बना लेते हैं, तो सिर्फ नोट कॉपी नहीं बनाना है। हालांकि यहाँ नोट कॉपी बनाना है, लेकिन सिर्फ नोट कॉपी नहीं बनाना है, बल्कि नोट कॉपी बनाने के साथ साथ आपको सीखना है, समझना है। 9th क्लास में क्या होता था कि हम लोग किसी भी टॉपिक्स का एक डेफिनेशन पढ़ते थे, बस डेफिनेशन तक सीमित रह जाते थे। और यहाँ क्या करना है, पहली बात ये कि आपको थ्योरीज पढ़ना है और उस थ्योरी का वास्ट एप्लीकेशन है। तो उस एप्लीकेशन को समझने के लिए आपके थ्योरीज पे कमांड होना चाहिए और थ्योरीज आपको सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। वो रटने से काम नहीं चलेगा आपको। तो आप इन दो बातों को ध्यान रखें। तो इसी के साथ हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। 11th क्लास देखते हैं। अच्छा, 11th क्लास और 12th क्लास मिला करके केमिस्ट्री में टोटल 30 मिनट्स है, ठीक है, 30 मिनट है। तो पहली बात ये कि मैं आपको 11th 12th में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है केमिस्ट्री में, तो एक बार मैं आपको केमिस्ट्री के सिलेबस को रूबरू करा देता हूँ। फिर उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे या कौन सा चैप्टर पहले पढ़ेंगे। तो 11th और 12th केमिस्ट्री मिला करके आपको टोटल 30 मिनट्स पढ़ना है, 30 मिनट्स। और जैसा कि आप सब जानते होंगे कि केमिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया है, 3 सेक्शन में रखा गया है। एक को लोग बोलते हैं फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड सेक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड सेक्शन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और हर सेक्शन में आपको 10-10 मिनट पढ़ना है। इस तरह से तो 30 मिनट हो जाएगा। तो मैं इसको लिखता भी हूँ और आपको भी सिलेबस लिखना चाहिए। तो पहले मैं इसको लिखता हूँ, ठीक है। केमिस्ट्री इलेवेंथ प्लस 12th टोटल कितना मिनट्स है? 30 मिनट्स, 30 मिनट आपको करना है केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री को टोटल 3 हिस्से में बांटा गया है। एक हिस्से में फर्स्ट में मेंशन करते फिजिकल केमिस्ट्री, सेकेंड हिस्से में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और थर्ड हिस्से में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मैं सिलेबस बता रहा हूँ क्या क्या पढ़ना है। फिजिकल केमिस्ट्री में आपको 10 मिनट पढ़ना है, 10 मिनट्स। ऑर्गेनिक में भी आपको 10 मिनट पढ़ना है और इनऑर्गेनिक में भी आपको 10 मिनट पढ़ना है। तो टोटल कितना होंगे? 30 मिनट्स। और फिजिकल केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है वो मैं यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। आपको यहाँ पे समझना नहीं है, सिर्फ चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ना है।
फिजिकल केमिस्ट्री में 10 मिनट में पहला यूनिट आपको पढ़ना है, फर्स्ट यूनिट मोल कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे पढ़े भी होंगे 9th क्लास में मोल कॉन्सेप्ट। सेकेंड यूनिट आपको पढ़ना है रेडॉक्स रिएक्शन, थोड़ा बहुत पढ़े होंगे तो सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन 9th क्लास में डेफिनेशन पढ़ने के बाद छोड़ दिए, और यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन आपको एक चैप्टर के फॉर्म में मिलेगा, चैप्टर पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा चैप्टर आपको पढ़ना है केमिकल एनर्जेटिक्स, केमिकल एनर्जेटिक्स। फोर्थ चैप्टर पढ़ना है इक्विलिब्रियम। फिफ्थ चैप्टर पढ़ना है आपको स्टेट ऑफ मैटर, सिक्स चैप्टर आपको पढ़ना है सॉलिड स्टेट। सेवन चैप्टर पढ़ना है सॉल्यूशन। 8 चैप्टर पढ़ना है केमिकल काइनेटिक्स। 9 इलेक्ट्रो केमिस्ट्री, और लास्ट चैप्टर आपको पढ़ना है सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री ये टोटल 10 मिनट पढ़ना है। ऑर्गेनिक में भी 10 मिनट पढ़ना है। ऑर्गेनिक में सबसे पहले आपको पढ़ना होगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री। सेकेंड आपको पढ़ना है हाइड्रोकार्बन। थर्ड आपको पढ़ना है हेलो एल्केन एंड हेलो एरेन्स। फोर्थ चैप्टर आपको पढ़ना है एल्कोहल। फिनॉल एंड ईथर। नेक्स्ट एल्डिहाइड एंटीटोन, ये सब तुम बेसिक क्लास में पढ़े थे। एल्डिहाइड कीटोन क्या होता है, इसमें आपको चैप्टर पढ़ना है। नेक्स्ट कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इट्स डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नेक्स्ट आपको पढ़ना है बायोमॉलिक्यूल्स। नेक्स्ट आपको पढ़ना है पॉलीमर्स, और लास्ट आपको पढ़ना है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये टोटल 10 चीजें पढ़ना है इसमें, ठीक है। इनऑर्गेनिक में आते हैं, तो इनऑर्गेनिक में आपको पढ़ना है पहला चैप्टर पीरियडिक टेबल या पीरियडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। पीरियडिक टेबल। सेकेंड आपको पढ़ना है
एस ब्लॉक। थर्ड आपको पढ़ना है पी ब्लॉक, ठीक है, पी ब्लॉक लेकिन आधा, तो हाफ लिख देते हैं, आधा पी ब्लॉक आपको पढ़ना है 12th क्लास में, आधा चैप्टर पी ब्लॉक का 11th में, आधा चैप्टर 12th में, हाफ लिख दिया मैंने यहाँ पे। नेक्स्ट हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। नेक्स्ट केमिकल बॉन्डिंग, इसके बाद इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसके बाद आपको पढ़ना है मेटलर्जी, नेक्स्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, नेक्स्ट पी ब्लॉक जो अधूरा लोग 11th में पढ़े उसका पूरा हाफ यहाँ पे पढ़ना है आपको, और लास्ट डी एंड एफ ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, ठीक है। चैप्टर्स के इसमें मैंने नाम लिखा है, तो इसमें हो गया 2, 4, 6, 8, 9। एक होता है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ठीक है। तो टोटल ये 10 मिनट ये 10 मिनट ये 10 मिनट ये, ठीक है। अब देखो क्या है कि इसके अलावा एक चैप्टर और पढ़ना है आपको, लेकिन सर आपने तो कहा है 30 मिनट पढ़ना है, और 30 मिनट इस तरह से लिख दिया, तो एक जो चैप्टर आपको पढ़ना है वो है एटॉमिक स्ट्रक्चर, एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर को ना तो मैं सिर्फ कहूँगा फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर है, ना ही ऑर्गेनिक का बोलूँगा और ना ही इनऑर्गेनिक का। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि केमिस्ट्री जो है वो स्टार्ट होता है एटम से, और एटॉमिक स्ट्रक्चर का मतलब होता है एटम का स्ट्रक्चर, है ना, एटम का स्ट्रक्चर। तो जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है ये सिर्फ हम ये नहीं बोल सकते कि ये फिजिकल केमिस्ट्री, हालांकि फिजिकल केमिस्ट्री में लिखा हुआ रहता है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं, लेकिन एटॉमिक स्ट्रक्चर चूंकि आप जब केमिस्ट्री स्टार्ट करते हैं तो वो एटम से स्टार्ट होता है, और हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटम का स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, एटम से रिलेटेड सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। तो ये आपका बेसिक चैप्टर है। इस चैप्टर को बिना पढ़े हुए आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं सीख सकते, और आप फिजिकल केमिस्ट्री नहीं सीख सकते हैं, सही है। तो कहीं ना कहीं जो एटॉमिक स्ट्रक्चर जो चैप्टर है, ठीक है, वो इतना ज़्यादा बेसिक है कि इसके बिना आप कोई केमिस्ट्री जो सिंगल केमिस्ट्री आप नहीं पढ़ सकते इसके बिना। ऑब्वियसली इसको पढ़ना है तो बहुत सारे किताबों में क्या है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर को फिजिकल केमिस्ट्री में ऐड कर दिया है, फिजिकल केमिस्ट्री इसमें। तो चलो ठीक है, आपको मैं फिजिकल केमिस्ट्री उसको पढ़ाऊंगा, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि जो आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर है वो आप ये नहीं कह सकते सिर्फ फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है, वो बेसिक चैप्टर है जो कि जिसका एप्लीकेशन या जिसका यूज जो है वो सारे सेक्शन में आएंगे, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे इनऑर्गेनिक हो, चाहे फिजिकल। क्लियर? तो ये तो 10 यूनिट और वो 10 यूनिट। अच्छा, ये जो 30 मिनट जो मैंने लिखा है यहाँ पे, ये चैप्टर्स के जो मैंने यहाँ पे नाम लिखा है ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। और देखो एक चीज़ ये कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ चैप्टर का नाम लिखा है, लेकिन मैं आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। हाँ, जैसे भी मैं पढ़ाऊं, लेकिन ये तय है कि एनसीईआरटी में जितना भी कंटेंट है वो सब उसमें आ जाएगा,
बच्चे के दिमाग में एक बात और आ रही होगी ये कि सर आप एनसीईआरटी की अकॉर्डिंग क्यों नहीं पढ़ाएंगे। अब तो ये सुने हैं कि अगर 11th-12th अगर पढ़ना है तो एनसीईआरटी को फॉलो करना चाहिए, बहुत सारे लोग पढ़ाते भी एनसीईआरटी, तो आपको ही पढ़ाना चाहिए। तो मेरा उन बच्चों से कहना है कि अगर मैं आपको एनसीईआरटी से पढ़ाता हूँ तो आपको मैं एनसीईआरटी से पढ़ा सकता हूँ, सिखा नहीं सकता हूँ। सीखने के लिए आपको रेफरेंस बुक का सहारा लेना पड़ेगा। रेफरेंस बुक में जितने भी कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है, उन सारे आइडियाज़ और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जब आप केमिस्ट्री पढ़ोगे तभी आपको रियल केमिस्ट्री समझ में आएगा कि केमिस्ट्री में क्या क्या पढ़ना है और केमिस्ट्री में जितने भी टर्म्स है वो लॉजिकली किस प्रकार से वहाँ पे आए हैं, ये सब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो इसलिए ध्यान रखिए एनसीईआरटी में सिर्फ ये समझिए कि एनसीईआरटी सिर्फ आपको फॉलो करना है, उसमें जो कंटेंट दिया हुआ है सिर्फ सिलेबस एकमात्र नाम का है ना, उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे और उन चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे किससे, रेफरेंस बुक से। क्लियर है? अच्छा, तो एक बात तो ये और ठीक है सर आप रेफरेंस किताब से पढ़ाएंगे ये जितने भी चैप्टर्स है बिल्कुल पढ़ाएंगे। अच्छा, तो जो चैप्टर का जो नाम है ना वो बदल जाएगा। अगर हम आपको रेफरेंस किताब के अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे तो चैप्टर्स के कुछ नाम बदलेंगे, वो क्या बदलेंगे कैसे वो सब हम लोग देखेंगे। तो पहले ही एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, पहले आपके सिलेबस को पहले नोट कर लें, फिर मेरे अकॉर्डिंग फिजिकल केमिस्ट्री में मैं कैसे पढ़ाऊंगा ये सारे 10-11 चैप्टर को, ऑर्गेनिक जो ये 10-11 चैप्टर है उसको मैं कैसे डील करूँगा, तो अब हम लोग उसको देखेंगे। पहले आप इसको नोट करें फिर आगे देखते हैं। नोट हो गया होगा, इसको हम मिटाते हैं, देखते हैं सर। आप लोग पॉज करके वीडियो को नोट कर लें। ठीक, इसके बाद देखते हैं। तो अभी जो मैंने फिजिकल केमिस्ट्री में 10 मिनट लिखा था पहला, मोल कॉन्सेप्ट, रेडॉक्स रिएक्शन, तीसरा केमिकल एनर्जेटिक्स, चौथा इक्विलिब्रियम, पांचवा स्टेट ऑफ मैटर, छठा सॉलिड स्टेट, सातवां सॉल्यूशन, आठवां केमिकल काइनेटिक्स, नौवां इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री और 10वां सरफेस केमिस्ट्री। तो थोड़ा सा बदलाव पड़ेगा आपको। मैं मूल कॉन्सेप्ट जो है ये 4 छोटे छोटे हिस्से में पढ़ाऊंगा। मूल कॉन्सेप्ट पहले पढ़ाएंगे हम, मूल कॉन्सेप्ट की हेडिंग लगाएंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें पढ़ेंगे पहले। सेकेंड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे मूल कॉन्सेप्ट। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और फोर्थ पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट का पार्ट, एक मूल कॉन्सेप्ट का पार्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे इसमें। उसके बाद स्टैक्योमेट्री पढ़ेंगे, स्टैक्योमेट्री वर्ड पढ़ेंगे। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, और चौथा सेक्शन में लोग इसमें पढ़ेंगे इडियोमेट्री। इडियोमेट्री पढ़ेंगे। ठीक है, रेडॉक्स जो चैप्टर है इसको हम लोग स्टैक्योमेट्री 2 के नाम से पढ़ेंगे। 2 यहाँ 1 यहाँ 2। केमिकल एनर्जेटिक्स को हम आपको 2 पार्ट में पढ़ाएंगे। केमिकल एनर्जेटिक्स पहले पार्ट में थर्मोडायनामिक्स, और सेकेंड पार्ट में
थर्मो केमिस्ट्री, थर्मोडायनेमिक्स और थर्मोकेमिस्ट्री। ठीक है, इक्विलिब्रियम को भी मैं आपको 2 पार्ट में बनाऊंगा। फर्स्ट पार्ट में केमिकल इक्विलिब्रियम और दूसरे पार्ट में आयनिक शॉर्टली लिखता हूँ इक्विलिब्रियम। स्टेट ऑफ मैटर को मैं गैसेस स्टेट के नाम से बताऊंगा। और सारे चैप्टर को एज यूजुअल जैसे है वैसे ही पढ़ेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो 5 चैप्टर है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, एक चैप्टर में और एक ऐड कर देना हूँ। कौन सा? एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर ये टोटल 1 2 3 4 5 6 टोटल जो 6 यूनिट्स है, 6, ये हम लोग पढ़ेंगे 11th क्लास में। 11th क्लास में। और बाकी जो बचे हुए हैं, एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि एक 2 साल, पिछले साल जो है ना, सॉलिड स्टेट को 11th क्लास में ऐड कर दिया गया है सीबीएसई बोर्ड। लेकिन बिहार बोर्ड में अभी भी वो 12th क्लास में ही आता है, तो 12th भी पढ़ाएंगे। सीबीएसई वालों के लिए 11th में पढ़ना है, 12th वालों के लिए सॉलिड स्टेट 12th में पढ़ना है। ठीक है, सॉलिड स्टेट को। अच्छा, बिहार बोर्ड वालों सर, इसमें देखते हैं 6 7 8 9 10 जो नेक्स्ट जो 5 चैप्टर है, ये आपको पढ़ना है 12th में। ये तो हो गया आपका फिजिकल केमिस्ट्री, मतलब आप लिखना है फिजिकल केमिस्ट्री ऐसे पढ़ेंगे। ठीक, इसके बाद सेकंड देखते हैं हम लोग। सेकंड हम लोग देखते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पहला चैप्टर क्या है? सम बेसिक कॉन्सेप्ट या बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सेकेंड चैप्टर में है हाइड्रोकार्बन। थर्ड यूनिट है आपका हेलोएल्कीन एंड हेलोइन। फोर्थ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। फिफ्थ चैप्टर है आपका एल्डिहाइड, एंड कीटोन। कार्बोक्सिलिक एसिड, एंड डेरिवेटिव्स। 7 नाइट्रोजन, कंटेनिंग कंपाउंड। 8 बायोमोलिक्यूल्स। 9 पॉलीमर्स। और 10 केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, ये 10 मिनट आपको पढ़ना है। ठीक, तो ऐसे तो आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं कैसे पढ़ाऊंगा? देखो, एक से लेकर जो टोटल 7 चैप्टर यहाँ मेंशन किया हुआ है, 1 से 7। ठीक है, 1 से 7 मेंशन किया हुआ है। हालांकि आप एक चीज आपको कि मुश्किल से पहला और दूसरा 2 ही चैप्टर आपको 11th में पढ़ना है। मतलब मोस्ट ऑफ द जो पार्ट है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, वो आपको 12th में पढ़ना है। तो पहला दूसरा छोड़कर बाकी सब आपको 12th में पढ़ना है। 8 चैप्टर लगभग 12th में पढ़ना है आपको। तो मानना चलो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मोस्ट पार्ट जो है ना वो 12th में पढ़ना है। 12th के अकॉर्डिंग हम लोग इस पे काम करेंगे। ठीक है,
अब देखो क्या फर्स्ट से लेकर जो 7 जो आपका जो चैप्टर है, इस 1 से 7 चैप्टर को मैं आपको तोड़ तोड़ करके 4 यूनिट में मैं आपको पढ़ाऊंगा, और 4 यूनिट को जब मैं पढ़ाऊंगा तो ये 1 से 7 यूनिट आपका खत्म हो जाएगा, और मैं समझाऊंगा भी कैसे। 4 यूनिट में पढ़ाएंगे ये सारे चैप्टर्स को। यहाँ से यहाँ पर जो चैप्टर है आपका, ठीक है, 4 यूनिट में कौन सा? पहला यूनिट हम पढ़ाएंगे आपको IUPAC नोमेनक्लेचर। सेकेंड यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा आइसोमेरिज्म। थर्ड यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, शॉर्टली GOC। और फोर्थ में आपको पढ़ाऊंगा रिएक्शन। ठीक है, ये टोटल जो 7 चैप्टर है, ये सातों चैप्टर आपको 4 चैप्टर में आपको निकल जाएगा। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे देखो दोस्तों, अगर आप तो फर्स्ट यूनिट को अगर छोड़ दे तो दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये सारे चैप्टर कंपाउंड के नाम से फ्रेम है। हाइड्रोकार्बन, अब से एल्केन, एल्काइन कंपाउंड होता है। हेलो एल्केन, हेलो एरिन, हेलो मतलब हेलोजन, किसको बोलते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, उससे रिलेटेड कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल, फिनॉल, ईथर, अल्कोहल, OH वगैरह, तो कहीं ना कहीं देखो ये कंपाउंड है। एल्डिहाइड, कीटोन, ये भी कंपाउंड है। कार्बोक्सिलिक एसिड उसका डेरिवेटिव कंपाउंड है। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, वो भी कंपाउंड है आपका। ठीक है, तो ये जो देखा जाए कि ये जितने भी चैप्टर है 1 से 7 तक, पहला छोड़ करके 2 से लेकर 7 तक, ये सारा चैप्टर कंपाउंड का चैप्टर है। और कंपाउंड के चैप्टर में आपको 4 से 5 पार्ट हर चैप्टर में पढ़ना होता है। जो आप पहला चैप्टर में पढ़ोगे ना, कंपाउंड के पहले चैप्टर में जो चीज़ें जो हम लोग पोर्शन पढ़ेंगे, वही पोर्शन आपको अगले चैप्टर में पढ़ना है। मतलब सारे कंपाउंड के चैप्टर पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है मैं समझाता हूँ। जैसे अगर आप कंपाउंड वाले चैप्टर उठाओगे तो पहले तो उस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर पढ़ना है। फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट उसका हम लोग पढ़ेंगे, उस कंपाउंड के द्वारा अगर आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करता है तो उसके आइसोमेरिज्म कौन कौन से होंगे वो पढ़ना है। तीसरा हम लोग को पढ़ना है कि उस कंपाउंड जो आप चैप्टर पढ़ रहे हो जिस कंपाउंड का, उस कंपाउंड के प्रिपरेशन का मेथड क्या है, आप ये पढ़ोगे। फोर्थ पढ़ोगे आप लोग, 3 हुआ। चौथा हम लोग पढ़ेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, अगर एसिड है तो एसिड का स्ट्रेंथ उनके क्या है ना, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, डायपोल मोमेंट्स क्या है, ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। ठीक है, अच्छा, और फोर्थ हो गया ये। फिफ्थ लेयर में हम लोग पढ़ेंगे कि जो कंपाउंड वाले चैप्टर पढ़ रहे हैं, उस कंपाउंड को अलग अलग जब कंपाउंड के साथ या रिएजेंट के साथ अगर उसको ट्रीट करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, तो उसके बाद क्या क्या बनता है, अर्थात केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे या केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो जरा उसी तरह से अगर हेलोजन उठाओगे तो उसमें भी 5 पार्ट पढ़ना है। तो मैं आपको देखो क्या करा रहा हूँ कि यहाँ 2 से लेकर जो 7 तक की जितने भी कंपाउंड है उसका नोमेनक्लेचर मैं आपको एक साथ पढ़ाऊंगा। IUPAC नोमेनक्लेचर मतलब सारे चैप्टर का नोमेनक्लेचर तो इस वाला निकल जाएगा। ठीक है, सेकेंड पार्ट है आपका आइसोमेरिज्म, मतलब हर कंपाउंड वाले चैप्टर में उस कंपाउंड से रिलेटेड जो भी आइसोमेरिज्म एग्जिस्ट करेगा, आइसोमेरिज्म, तो उस आइसोमेरिज्म को मैं क्या कर रहा हूँ, सारे चैप्टर के जो आइसोमेरिज्म उसको एक साथ डिस्कस कर दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट आइसोमेरिज्म। ठीक है, तीसरा है आपका प्रिपरेशन मतलब कि कंपाउंड को अगर हमको बनाना है तो अभी इसे आपको रिएक्शन कराना पड़ेगा, केमिकल रिएक्शन, और जो उसका केमिकल प्रॉपर्टीज है, जो फिफ्थ मैंने बोला था केमिकल प्रॉपर्टीज, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी एक प्रकार का क्या है आपका रिएक्शन है। केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब हो कि उस कंपाउंड को अलग अलग कंपाउंड के साथ अगर रिएक्शन कराते हैं, ट्रीट कराते हैं, तो क्या क्या बन सकता है, तो वो भी एक प्रकार केमिकल रिएक्शन है। तो इसके इस टोटल 6 जो आपका कंपाउंड वाला चैप्टर है, उसके जो 5वां पार्ट है, तीसरा और 5वां पार्ट, तीसरा मतलब कि प्रिपरेशन और 5वां उसका केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब केमिकल रिएक्शन, उन दोनों पार्ट को हम रिएक्शन नाम के चैप्टर में पढ़ाएंगे आप। तो दो तो वो क्लियर हो गया। अब आया सर फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है, उस फिजिकल प्रॉपर्टीज को हम लोग जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सीखेंगे और कुछ उसके फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग आइसोमेरिज्म में देखेंगे। तो इस तरह से ये पूरा पार्ट आपका खत्म हो जाएगा ये 4 यूनिट्स में। अब बाकी एज यूजुअल हम लोग पढ़ेंगे बायोमोलिक्यूल्स, पॉलीमर्स और केमिस्ट्री हैबिटल है, तो ऐसे करके हम लोग पढ़ेंगे। इसको पहले आप एक बार नोट करें, फिर हम देखते हैं नॉर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में।
आपको पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, देखते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैंने 10 मिनट लिखा था क्या क्या। पहला पीरियडिक टेबल, सेकेंड एस ब्लॉक, थर्ड ई ब्लॉक पूरा ऑपरेशन कर रही, फोर्थ डी एंड एफ ब्लॉक, फिफ्थ हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। इसके बाद 6 केमिकल बॉन्डिंग, 7 metallurgy, 8 formation compound, 9 environmental chemistry। ठीक ऐसे तो जो देखो इसमें क्या मैं इसमें कैसे मैं बनाऊंगा इसको जरा समझते हैं। जैसे जो पीरियडिक टेबल है एज यूजुअल हम उसको पढ़ेंगे। जो आपका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी एंड एफ ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, केमिकल बॉन्डिंग, इन सारे चैप्टर्स को मैं आपको 2 यूनिट में पढ़ाऊंगा। 2 यूनिट पढ़ाऊंगा। कौन सा? पहला हम यूनिट में पढ़ेंगे एसपी, डी एंड एफ ब्लॉक, एलिमेंट्स एंड देयर प्रॉपर्टीज। और एक बड़ा सा चैप्टर को पढ़ेंगे स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्ट्रक्चरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इसको हम ये भी बोल सकते हैं केमिकल बॉन्डिंग एंड structural analysis of SP, D and F block element ऐसे। मेट्रोलॉजी एज यूजुअल पढ़ेंगे, पोटेशियम कंपाउंड एज यूजुअल पढ़ेंगे और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री एज यूजुअल पढ़ेंगे। हालांकि इन्वायरमेंटल जो केमिस्ट्री है ना वो थोड़ा आप बोल सकते हैं पोटेशियम कंपाउंड में आपको पढ़ा देंगे और कुछ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है आपको हम इसके साथ पढ़ा देंगे। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो धीरे कुछ पार्ट में वो चला जाएगा तो आप इसको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को अपने यहाँ से हटाइए तो अच्छा रहेगा। ठीक है, वो उसमें आ जाएगा। तो टोटल आपको मेरे को लगता है कि टोटल 5 यूनिट में आपको पढ़ाऊंगा। पहला बीटी, सेकेंड में हम लोग पढ़ेंगे एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज। थर्ड पार्ट में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री या केमिकल बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट। फोर्थ हम लोग पढ़ेंगे मेटलर्जी और सिक्स हम लोग पढ़ेंगे पोटेशियम कंपाउंड। तो इस प्रकार से हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। अच्छा, 11th क्लास में आपको मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पीरियडिक टेबल और
एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज पढ़ाएंगे। और तीसरा मतलब ये पढ़ाऊंगा मैं आपको केमिकल बॉन्डिंग और स्ट्रक्चर एनालिसिस ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक एलिमेंट्स। और 12th क्लास में मैं आपको मेटलर्जी और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ाऊंगा। ये दो हिस्सा 12th के, और ये 3 जो पार्ट है वो आपको मैं टोटल 5 यूनिट है, 3 पार्ट मैं आपको 11th में पढ़ाऊंगा, 2 पार्ट आपको 12th में पढ़ाऊंगा। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल ये 4 और इधर 3 7 में मैं आपको 1 मिनट, मात्र 1 मिनट 11th क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, 1 मिनट, बाकी सारा लोग पढ़ेंगे 12th क्लास में। ठीक है, तो इस तरह से एक चैप्टर का इंट्रोडक्शन रहा कि हम लोग कौन कौन से चैप्टर 11th में और 12th के कौन कौन से चैप्टर हैं और उसको कैसे कैसे लोग पढ़ेंगे। और ठीक है, ये सिलेबस का इंट्रोडक्शन रहा, चैप्टर्स का मैंने नाम लिखा है आपको। अच्छा, इसके बाद एक चीज़ और कि आपके मन में एक विचार और ये भी चल रहा होगा कि सर अगर हम कोई चैप्टर अगर पढ़ रहे हैं तो हमको ये कैसे पता चलेगा कि हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, वो जो चैप्टर वो फिजिकल केमिस्ट्री का एरिया है, ये हमको कैसे पता चल पाएगा। कुछ बच्चे तो सोच रहे हैं सर आपने जो चैप्टर का नाम लिखा पीरियोडिक टेबल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सामने, तो हम सब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको ये फील होना चाहिए कि अगर चैप्टर पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही चैप्टर है, ये कैसे। हम कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं अगर फिजिकल का तो फिजिकल केमिस्ट्री का तो वो कैसे, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कैसे। ठीक है, अब हमको ये जानना है कि अगर कोई भी चैप्टर अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो वो चैप्टर किस सेक्शन का है, ऑर्गेनिक का है, इनऑर्गेनिक का या फिजिकल का, ये कैसे पता चलेगा। तो पहले हम समझते, जैसे अगर आप किसी भी एरिया में अगर आप अप्रोच की बात करते हो, एनालिसिस की बात करते हो, तो उस एरिया में एनालिसिस 2 तरीके से होता है। किसी भी एरिया में एनालिसिस 2 तरीके से होता है। एक को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस और एक को हम लोग बोलते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। क्वांटिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है संख्यात्मक विश्लेषण। मतलब अगर आप संख्या के आधार पे कोई अगर आप विश्लेषण कर रहे हैं तो इसका मतलब वो ये हुआ कि आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। और एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस, मतलब गुणात्मक विश्लेषण। अगर आप गुणों का अध्ययन कर रहे हैं इसका मतलब कि गुणात्मक विश्लेषण। समझाने के लिए मैं मेंशन करता हूँ, जैसे अगर मान लो कि केमिस्ट्री की बात करें, है ना, तो मान लो कि अगर आप केमिस्ट्री में अगर मान लो कि आप एक काम को कर रहे हैं, ये कि मान लो कि आपको किसी सब्सटेंस का मास दिया हुआ है 50 ग्राम, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है 30 ml, और आपसे बोला गया डेंसिटी निकालने के लिए। तो आपको नहीं लगता है कि कुछ डेटा दिया हुआ है, वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है, और आपको डेंसिटी निकालने को कहा जा रहा है, कोई दूसरा वैल्यू निकालने को कहा जा रहा है। बेसिक क्लासेस में आपने पढ़ा होगा जरूर, डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम। तो मास दिया हुआ, वॉल्यूम दिया हुआ, डेंसिटी निकालना है, तो मास वॉल्यूम का डेटा दिया हुआ है और आपको डेंसिटी निकालना है, तो डेंसिटी बराबर मास बटा वॉल्यूम, तो हम लोग कैलकुलेट करेंगे, डेंसिटी एक नंबर आएगा। तो कुछ नंबर को दे करके एक नंबर पूछा जा रहा है, क्या होगा, तो कहीं ना कहीं आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं। तो अगर ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हुआ तो ये क्वांटिटेटिव एनालिसिस हो गया, ठीक है। और क्वालिटेटिव एनालिसिस किसको बोलेंगे थोड़ा समझेंगे, गुणों का विश्लेषण। मतलब जैसे मान लो कि 2 सब्सटेंस लिया गया, 2 सब्सटेंस, और 2 सब्सटेंस को देख करके आपको ये बताना है कि किस सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा है। आप समझ लो, ऐसे डेंसिटी ज़्यादा है, तो आपको बोला जा सीधा ऐसे समझ लो कि नाम देकर सीधा बोला जाएगा कि एक ए नाम का कोई सब्सटेंस है, एक बी नाम का सब्सटेंस है, तो किस सब्सटेंस का डेंसिटी ज़्यादा होगा ये आपको बताना है। तो ना तो उसका मास दिया हुआ है, ना तो उसका वॉल्यूम दिया हुआ है। तो अगर मास वॉल्यूम दिया हो तो आप डेंसिटी निकाल नहीं सकते हैं। तो आपको कहीं ना कहीं फैक्टर्स को लगा करके आपको चेक करना पड़ेगा, है ना। फैक्टर्स को लगाकर आपको चेक करना पड़ेगा कि किसका डेंसिटी ज़्यादा है, किसका डेंसिटी कम। मतलब बिना न्यूमेरिकल वैल्यू आप यूज़ किए बिना आप क्या कर रहे हैं, डेंसिटी बता रहे हैं, किसका ज़्यादा किसका कम, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो सेक्शन हो जाएगा, ये क्या कहलाएगा, आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाएगा, क्योंकि आपने इसमें क्वांटिटी पे काम नहीं किया है। तो केमिस्ट्री में भी अगर हम लोग एनालिसिस की बात करें तो एनालिसिस केमिस्ट्री में 2 तरह का होता है। दो तरह का होता है। एक होता है आपका क्वांटिटेटिव,
एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, एक होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है वो कहलाता है एरिया ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। एरिया ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री मतलब साफ क्लियर हो गया इससे कि जैसे अगर आप क्वांटिटी पे काम कर रहे हो केमिस्ट्री में, अगर आप क्वांटिटी पे काम कर रहे हो मतलब कुछ क्वांटिटी दिया हुआ है और कुछ क्वांटिटी कैलकुलेट करना है, तो इसका मतलब समझ लो कि आप फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हो। ठीक है, क्योंकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसके करते हैं हम लोग, एरिया ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, तो ये आपका फिजिकल केमिस्ट्री हो जाएगा। ठीक है, और क्वालिटेटिव एनालिसिस जो होता है ये होता है एरिया ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। जो बचा हुआ है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ये आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है। अब सवाल ये कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि हम कब ऑर्गेनिक पर रहे कब इनऑर्गेनिक पर रहे, तो एक छोटा सा अंतर है ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में। अगर आप क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं तो ये तो समझ पा रही कि ये ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक का एरिया है। तो अब देखो क्या है कि अगर आप कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, हम लिखते हैं स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन और उसके कंपाउंड का अगर स्टडी करते हैं कार्बन से रिलेटेड, तो ये आपका होगा एरिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये आपका होगा एरिया ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मतलब कार्बन या कार्बन से रिलेटेड अगर, अब देखो ना ऐसे ऐसे समझो, जैसे अगर आप कार्बन या उससे रिलेटेड किसी भी कंपाउंड का अगर आप स्टडी करते हो तो इसका मतलब वो एरिया आपका क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। पीरियोडिक टेबल में अगर देखा जाए तो मान के चलो 105 एलिमेंट है, हालांकि और भी ज्यादा है, मान के चलो 105 एलिमेंट है। उस 105 एलिमेंट में कार्बन इकलौता ऐसा एलिमेंट है जिसका अकेले खुद का 40 लाख से भी ज्यादा कंपाउंड है, और उस एक कार्बन को छोड़ करके 104 जो एलिमेंट है उसके जितने भी कंपाउंड ले लो उसका 40,000 से भी ज्यादा कंपाउंड नहीं हो पाता, 40-50,000 कंपाउंड से ज्यादा नहीं हो पाता है। तो कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड होने के कार्बन का क्या करते हैं हम लोग कि कार्बन का एक अलग ब्रांच बना के हम लोग उसका स्टडी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो जाएगा, और जो अदर एलिमेंट का हम लोग स्टडी करेंगे कार्बन को छोड़ करके, स्टडी ऑफ अदर स्टडी ऑफ एलिमेंट एक्सेप्ट कार्बन। तो ये क्या हो जाएगा क्वालिटेटिव एनालिसिस में ही, ये क्या हो जाएगा आपका एरिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एरिया ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये आज हम लोग आज की क्लास में सिर्फ इंट्रोडक्शन कर पाए। हम लोगों ने ये सीखा कि चैप्टर्स क्या क्या पढ़ना है 11th-12th में, कितने सेक्शन है, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, और मैं आपको किस तरह से पढ़ाऊंगा। और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीखे कि कब हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, कब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वो हम लोग क्या करेंगे, एनालिसिस के आधार पर, विश्लेषण के आधार पर हम लोग इस चीज़ को पकड़ पाएंगे। अगर क्वांटिटी हम लोग पे काम कर रहे हैं, क्वांटिटी पे, इसका मतलब फिजिकल केमिस्ट्री का आइडिया होगा। और अगर क्वालिटेटिव काम कर रहे हैं तो वो ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक होगा। ऑर्गेनिक तब होगा जब आप कार्बन का स्टडी कर रहे हैं, ऑर्गेनिक होगा कार्बन को छोड़ के अगर अदर एलिमेंट का क्वालिटेटिव एनालिसिस कर रहे हैं, इसका मतलब वो इनऑर्गेनिक एरिया है। तो आज पर इतना ही ध्यान देते हैं। अगले वीडियो लेक्चर में हम लोग आईपीएससी नोमेनक्लेचर स्टार्ट करेंगे। तो आज चैप्टर स्टार्ट नहीं कर पाए हम, अगली क्लास में मैं आपको आईपीएससी नोमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा। आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट है, मैं उसको पढ़ाऊंगा। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू।